स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लेके आई हूँ मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल के लिए सेट नंबर 5 में अगेन 20 क्वेश्चंस। मैं यहाँ एग्जाम तक आपको देने वाली हूँ 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको हर चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको पता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और जल्दी से अपना रजिस्टर निकाल लीजिए जहां पर आप अपने आंसर टिक करेंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताना ना भूलें कि कितना आपने स्कोर किया है, 20 में से कितना आज आपका स्कोर आया है। बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए तो ज्योमेट्री स्कूल का हॉस्टल बैच 2024 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो आप स्कूल में एक बार विजिट करें, छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए हमें भी कि अभी जो आपकी प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक है और आपको कहाँ तक लेके जाना है। क्योंकि जितना भी हमारे यहाँ स्टूडेंट एनरोल होते हैं उनमें से 90% का हम सिलेक्शन कराते ही हैं। चाहे आप राष्ट्रीय मिलिट्री में जाना चाहते हो, सैनिक स्कूल में, विद्या ज्ञान में या नवोदय में, 90% बच्चों का सिलेक्शन होता है हमारे यहाँ से। साथ ही याद रहे, सीट्स 100 हैं, इसके बाद एडमिशन नहीं होगा। 100 बच्चों को ही हम यहाँ एक बार में तैयारी कराते हैं। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो 7088827111 पर कॉल करें और सारी जानकारी ले ले, कहाँ हॉस्टल है, क्या एड्रेस है, कौन आपको पिक करेगा। आप एक बार विजिट जरूर करें। तो चलिए विदाउट एनी मोर डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द नेचुरल गैस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए अपना स्कोर भी मेंशन करेंगे, इसलिए बिल्कुल अपना आंसर चूज करते चलिए मेरे साथ और मुझे बताएंगे आज 20 में से आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। और बच्चों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से। ये डिफिकल्ट है टू ट्रांसपोर्ट। नेचुरल गैस को पाइप से ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दैट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इसको डिफिकल्ट होता पाइप से वो करना तो आज हमारे घरों में एलपीजी की पाइपलाइन ना होती और सीएनजी के पंप्स ना होते। डिसएडवांटेज ये है कि आप इसे बर्निंग में यूज नहीं कर रहे होते। ये डिसएडवांटेज नहीं है, हम तो अपने घर में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज कर रहे हैं बहुत पहले से। नेचुरल गैस को स्टोर किया जा सकता है हाई प्रेशर पर, यस, जैसे कि सीएनजी को हम स्टोर करते हैं पाइप टू रन अवर व्हीकल्स, जो कि एक इको फ्रेंडली गैस है। ये एक हमारी इको फ्रेंडली गैस है जो काफी ईयर से एनसीआर एरियाज में या कहीं भी अब ट्रांसपोर्ट में यूज हो रही है। नेचुरल गैस कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन, कैन नॉट भी नहीं, कैन बी कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको बताना था विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओरियन इज अ, ओरियन क्या है? कॉन्स्टिलेशन है, प्लैनेट है, स्टार है या गैलेक्सी है? तो प्लैनेट तो आपको अपने 8 प्लैनेट्स तो पता है, तो ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। स्टार की अगर बात करें तो सन हमारा स्टार है, सीरियस हमारा स्टार है। बेसिकली गैलेक्सी की बात करें तो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, एंड्रोमेडा आपने नाम सुना होगा। मिल्की वे गैलेक्सी में तो हमारा सोलर सिस्टम ही है, एंड्रोमेडा नेक्स्ट टू अवर मिल्की वे। तो ओरियन की बात करें तो ओरियन एक कॉन्स्टिलेशन है विद 8 स्टार, जो कि हंटर की तरीके से अपीयर होता है। सेंटर में 3 स्टार्स का कलेक्शन होता है ऐसे क्वाड्रिलेटरल लाइक, और ये यहाँ पर बेल्ट लाइक अपीयर होता है इस तरीके से। तो ओरियन क्या है? ओरियन एक कॉन्स्टिलेशन है जिसे लाइक अ हंटर भी हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंसीडर द लिस्ट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, सेस्मिक जोन, फॉल्ट जोन, मैंटल, इनर कोर। द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट आर नोन एज, बेसिकली जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर की जो सबसे ऊपर की लेयर है दैट इज द क्रस्ट लेयर। उसी में हमारी अर्थक्वेक कोज करने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स जहां से कोलाइड करती हैं वहां पर आपका अर्थक्वेक आता है, और वही जोन हमारा सेस्मिक फॉल्ट जोन भी कहलाता है या सेस्मिक जोन भी कहलाता है। तो आपसे यही पूछा गया है
कि जो अर्थ प्लेट की हमारी बाउंड्रीज है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दे आर नोन एज सेस्मिक जोन्स और फोल्ड जोन। ये वो एरिया है जहां पर आपकी सेस्मिक वेव जनरेट होती है। सेस्मिक वेव से आपको नेम सजेस्ट भी हो रहा होगा, सेस्मोग्राफ मैंने आपको नाम बताया था। सेस्मोग्राफ इज अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो सेस्मिक फोल्ड जोन उन्हें कहा जाता है जहां पर आपके अर्थक्वेक प्रोन एरिया होते हैं या जहां पर अर्थक्वेक आता है। तो जो बाउंड्रीज है क्रस्ट लेयर में वो आपकी क्या है, ए एंड बी। तो 1 और 2 आपकी दोनों ही अर्थ प्लेट की बाउंड्रीज के नाम है। अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरस इज, इनमें से वायरस से होने वाली डिजीज जो कि मैंने आपको बताया था, वायरस इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसे हम लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, एनवायरमेंट में तो बिल्कुल इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही से कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है इट बिकम एक्टिव। और होस्ट बॉडी वो क्या हो सकती है, या तो वो प्लांट हो सकता है, या तो वो प्लांट को अफेक्ट करने वाले वायरस है, या वो एनिमल हो सकता है। तो बेसिकली इनमें से आपको चूज करना है वायरस से होने वाली बीमारी। अगर हम टाइफॉइड की बात करें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, साल्मोनेला टाइफी। किसकी वजह से होती है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। डाइसेंट्री की बात करें तो ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो किस वजह से, अमीबियाई की वजह से, अमीबिया पॉजिटिव प्रोटोजोआ। कॉलरा की बात करें तो कॉलरा इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज, और ये कौन सा बैक्टीरिया इसको कोज करता है, दैट इज विब्रियो कॉलरे। तो ये किसकी वजह से होती है, विब्रियो। तो इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा एक फ्लू है जो कि इन्फ्लुएंजा वर्सेला जोरास्टर की वजह से आपका एक वायरस है उसकी वजह से होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर को अगर हम डिफाइंड करें तो प्रेशर किसके बराबर है, अपना आंसर लगा लीजिए। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द, अपना आंसर चूज करिए, इतने हम आपको डेफिनेशन बताएंगे। फोर्स बाय पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम बाय फोर्स, वॉल्यूम बाय एरिया, या फोर्स बाय वॉल्यूम। तो प्रेशर को आप डिफाइंड करते हैं एज फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला बल प्रेशर कहलाता है। तो आप इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो जैसे न्यूटन और मीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन जाता है, इसकी यूनिट बन जाता है। तो प्रेशर कब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। जैसे हमारे स्कूल बैग्स की स्ट्रिप होती है, तो जहां पर एरिया बढ़ा देते हैं तो प्रेशर आप पर कम पड़ता है, लेकिन जो सब्जी भाजी लाने वाला थैला होता है उसकी स्ट्रिप्स बहुत बारीक होती हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर इसका जो इक्वल है वो किसके बराबर है, फोर्स बाय एरिया के। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वीड्स आर द डैश। मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे प्रीवियस वीडियो में। तो वीड्स आपका क्या था, आपको पता है कि जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो उसके साथ कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिन्हें हम अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स कहते हैं, और वीड्स को रिमूव किया जाता है बाय वेरियस मेथड, जैसे कि फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आप इन्हें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हैंड से रिमूव कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। केमिकल मेथड में कुछ केमिकल अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि इसका एक मीन वीडिसाइड है, जो कि आपको फ्लावरिंग आने से पहले, जब तक इन वीड्स पर क्या ना है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जब तक इन पर फ्लावर ना आए उससे पहले ही आप उसका स्प्रे कर दें, नहीं तो उनके फ्लावर से जितने भी एंथर है, सीड्स है, वो वहां पर झड़ जाएंगे और नए प्लांट आ जाएंगे। तो इसीलिए वीड्स क्या होते हैं, weeds are the unwanted plant that growing along with your crop। और अगर ये उग जाएंगे तो ये एरिया के लिए भी compete करेंगे, सनलाइट के लिए भी compete करेंगे, स्पेस भी इन्हें चाहिएगा, और इसकी वजह से आपकी क्रॉप बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो क्रॉपिंग में एक स्टेज होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वो भी हमें फॉलो करना होता है। कोई भी अनवांटेड प्लांट अगर आपकी क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं तो आपको उन्हें रिमूव करना होता है। और ये स्टेप आपका कब होता है, जब आप मैन्योरिंग करते हैं, फर्टिलाइजिंग करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो इनकी वजह से आपके वीड्स उग जाते हैं। तो वीड्स क्या है, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल मेथड से नहीं, घर रहकर ही ऑनलाइन तरीके से, तो आप हमारी वेबसाइट www.geometryschool.in पर आप अगर एक बारी विजिट करेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि हमारे जितने हम हॉस्टल में फैसिलिटी कराते हैं, फैसिलिटी में पढ़ाते हैं, उतना ही हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी है। आरएमएस के लिए, ऑल इंडिया सैनिक के लिए, यूपी सैनिक के लिए, आरआईएमसी के लिए, उसमें वीडियो कोर्सेज हैं प्लस लाइव क्लासेस है। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं चाहते तो आप वीडियो कोर्स भी अवेल कर सकते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, वीडियो कोर्स में भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी और लाइव क्लासेस के साथ भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करके अपना डेमो बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी 2 और 3, और आप जज कर पाएंगे कि आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं या नहीं। तो वहीं पर पॉपअप आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हम बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर लाइव टेस्ट कंडक्ट करते हैं एग्जाम से पहले, तो आपको एक बहुत अच्छा स्टडी किट मिल सकता है ऑनलाइन। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ज्योमेट्री स्कूल नेम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The same force act on 4 different object having the area given below। यहाँ पर आपको फोर्स तो रखा है सेम, आपने डिफरेंट 4 ऑब्जेक्ट पर सेम ही फोर्स लगाया, लेकिन उनके एरिया आप बदलते रहे। कभी आपने 20 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया है, कभी 50, कभी 100, कभी 10। तो इन विच केस द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मैक्सिमम। तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। बताया था कि प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब फोर्स ज्यादा होगा, और प्रेशर कब कम होगा, जब यहाँ पर एरिया ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम पड़ेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस केस में पड़ेगा, जिस एस फेस में सबसे कम एरिया है। तो एरिया जितना ज्यादा लोअर होगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना लोअर एरिया होगा उतना प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो किस केस में प्रेशर मैक्सिमम होने वाला है, 10 मीटर स्क्वायर के केस में। तो यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है कि आपके ऊपर कब प्रेशर होगा, जब आपकी स्ट्रिप्स का एरिया बिल्कुल कम होगा, तो बैग उठाने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। जैसे कि आपने देखा है, आपका जो स्कूल बैग होता है आजकल बहुत अच्छी स्ट्रिप्स के साथ आने लगे, इस तरह की ब्रॉड स्ट्रिप्स आपको उनमें देखने को मिलती है, जिससे कि आपके शोल्डर पर कम प्रेशर पड़ता है। इसी तरह आपने देखा है, जब आप नाइफ यूज करते हो, जितना कम एरिया होता है यहाँ पर, जितना शार्प आपका नाइफ होता है, उतना ही तेज वो प्रेशर डाल के वेजीज को या फ्रूट्स को कट करता है। लेकिन जितना ज्यादा वो ब्लंट हो जाता है, उतना ही उसका प्रेशर कम पड़ने लग जाता है। तो एरिया जितना कम होगा, प्रेशर विल बी द मैक्सिमम। तो डी इज द करेक्ट आंसर। राम has learned that non-metals are beating on hammer are generally broken into pieces। आपको पता है ये ब्रिटल होते हैं, जैसे आपका कोयला होता है। जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, बीट करने पर शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर नॉट डक्टाइल और मैलिएबल, दे आर ब्रिटल। जब आप उन्हें बीट करते हैं तो वो पीसेस में टूट जाते हैं। तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल है? आयरन को आप बीट करके शीट बना सकते हैं, तो ये तो मैलिएबल है। एल्यूमिनियम से आप वायर बना लेते हैं, तो इट मींस ये डक्टाइल है। तो आयरन से नेल बनाया आपने, उसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी पर शीट बना लो, या उसको डक्टाइल वायरिंग करना है तो डक्टाइल है। कॉपर की प्लेट बना रहे हो तो मींस कॉपर भी आपका मैलिएबल है, बीट करने पर जैसी शेप आप इसे दे दो। पीस ऑफ ग्रेफाइट, जो कि आपका पेंसिल का लेड भी होता है। ग्रेफाइट क्या है? आपका पेंसिल का जो लेड है। तो अगर आप पेंसिल के लेड को बीट करने लगे तो इट विल टर्न इनटू पीसेस। तो इट मींस ग्रेफाइट आपका क्या है? ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो यहाँ पर आपने देखा है, जो हमारे सेंटर से वेव जाती हैं मैग्नेटिज्म की, वो बिल्कुल पैरेलल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नेटिज्म सेंटर में क्या होता है, बिल्कुल जीरो। तो बार मैग्नेट का जो सेंटर है वो बिल्कुल चीजों को ना रिपेल करता ना अट्रैक्ट करता, तो ये क्या होता है, बिल्कुल जीरो। तो जो सेंटर है मैग्नेट का, उसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल जीरो होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, इनमें से प्लास्टिक की कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है?
नॉन रिएक्टिव होती हैं, लाइट इन वेट होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो यहाँ पर आपको नॉट चूज करना है। नॉन रिएक्टिव तो वो होती हैं क्योंकि आपके प्लास्टिक के कंटेनर्स पूरी किचन में भरे हुए हैं। अगर रिएक्टिव होती तो हम उन्हें यूज ही नहीं करते, वो हमारे फूड आइटम खराब कर देती। लाइट इन वेट होती है हमारे, जैसे कि टिफिन बॉक्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है। ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिक होती है, लंबे समय तक चलती हैं, जो वॉश करते रहिए और यूज करते रहिए। लेकिन प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स और द बैड कंडक्टर। तो प्लास्टिक क्या नहीं होती है, गुड कंडक्टर नहीं होती है। तभी आपके स्क्रू ड्राइवर और जो कुकर के हैंडल होते हैं सब किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है। तो गुड कंडक्टर ना होकर वो क्या है, बैड है, तो ये उनकी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following metal is used for electroplating to make object appear shining? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने आपको बताया था, किसी भी मेटल पर जब आप अपने डिजायर्ड मेटल की कोटिंग करते हो उसे शाइन कराने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है वेरियस इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स, आपकी कार के जो सुंदर करने होते हैं पार्ट्स, आपके प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स का जो पार्ट आप सुंदर दिखाना चाहते हैं, वहां पर आप एक लेयरिंग करते हैं। जैसे आपकी बाथरूम टैप्स होती हैं, आयरन और स्टील के ऊपर एक कोटिंग की जाती है बहुत प्यारी सी, और वो कोटिंग किसकी होती है, क्रोमियम की, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव भी है, जल्दी से वाटर में खराब नहीं होता, आयरन में जंग लग जाता है, कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, एल्यूमिनियम भी डल हो जाता है, तो उसके ऊपर हम क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिक भी हो जाते हैं और शाइन भी करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। A boy roll a rubber ball on the wooden surface. The ball travel a short distance after coming to the rest. थोड़ा सा वो चली और रेस्ट पर आकर वो रुक गई। To make the small, to make the same ball travel longer. आप इसी बॉल को लंबा ट्रेवल कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, वुडन सरफेस पर कारपेट बिछा दे, बॉल के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा दे, या स्प्रिंकल कर दे पाउडर, टैल्कम पाउडर जिसे कहते हैं, जो हम अपने बॉडी पर भी यूज करते हैं, या उस पर रेत को, सैंड को। तो बेसिकली आपने देखा है जितना स्मूथ होगा सरफेस उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, लेस। तो जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ही लेस होगा। तो आपको करना है फ्रिक्शन को कम, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, मोशन को रोकता है, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाला ये फोर्स है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करा, अगर आप इधर को इसे मूव करें तो इधर से एक फोर्स लग रहा है जो इसके मूवमेंट को रोक रहा है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर आप क्या कर दे, एक स्मूथ बना दे, वुडन सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दे विद द हेल्प ऑफ टैल्कम पाउडर, तो आपकी कार या बॉल तेजी से रन कर सकती है और लंबा चलेगी। तो इसीलिए आपने देखा भी है, जो हमारा कैरम बोर्ड होता है उस पर हम इस टाइगर को मूव करने के लिए टैल्कम पाउडर करते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन कम लगे और आपकी जो स्लाइगर है वो क्या करे, यहाँ पर आगे तेजी से मूव करे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ए वाटर टैंक हैज फिक्स्ड विद 4 टैप्स। आपको 4 टैप लगाई गई है यहाँ पर, किन में से सेम प्रेशर के साथ आएगा। तो प्रेशर की अगर हम एक एप्लीकेशन देखें तो प्रेशर एक्सर्टेड एट सेम डेप्थ पर बिल्कुल सेम प्रेशर के साथ लगता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर आपका बी सी बिल्कुल थोड़ा कॉमन और डी अलग। तो बेसिकली जितना प्रेशर इस पर पड़ेगा उतना ही प्रेशर सी पर पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल एट द सेम डेप्थ, डेप्थ पर बिल्कुल सेम होता है। तो कौन सी 4 टैप्स हैं, 2 टैप्स हैं जिसमें आपका सेम प्रेशर के साथ वाटर फ्लो करेगा, और वो है आपकी बी और सी। जैसे आपका ये और यहाँ पर ये आपका कम, तो यहाँ पर बी और सी टैप बिल्कुल सेम, क्योंकि प्रेशर जो है सेम डेप्थ के साथ, सेम प्रेशर के साथ एक्सर्ट करता है वॉल्स पर। सेम डेप्थ होगी तो वॉल्स पर वो सेम प्रेशर डालेगा, तो सेम डेप्थ पर प्रेशर विल बी सेम। तो बी एंड सी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर बी और सी टैप पर सेम प्रेशर आएगा। सी ए पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पर मेटल्स दिए गए हैं और इनकी रिएक्टिविटी के बेस पर आपको लगाना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में इधर से। तो आपको पता है, मैंने बताया सोडियम और पोटेशियम आपके हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं और जिन्हें स्टोर किया जाता है केरोसिन में। तो सबसे पहले तो बिना सोचे समझे हम सोडियम चूज करेंगे, लेकिन 3 ऑप्शन में सोडियम है,
उसके बाद अगर हम बात करें आयरन को, मैंने बताया है बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सोडियम, फिर मैग्नीशियम, और यहाँ पर आपका जिंक। तो हमने देखा है कि जो जिंक है वो क्या है, वो भी लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम उस पर कॉटिंग करते हैं। तो आयरन क्या कर जाता है, पानी में तेजी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम उसके ऊपर जिंक की कॉटिंग करते हैं। तो सोडियम सबसे तेजी से क्या करेगा, हाइयर रिएक्टिविटी शो करता है। मैग्नीशियम फिर वो, इसीलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन मेथड में आयरन के ऊपर जिंक की कॉटिंग करते हैं, क्योंकि वो इससे थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है असेंडिंग ऑर्डर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोस्फेयर रिजर्व। बायोस्फेयर रिजर्व होते हैं बेसिकली एरियाज को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है जिनके अंदर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और आपके नेशनल पार्क भी आते हैं, जिसमें कल्चर और प्लांट्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बायोस्फेयर रिजर्व आपके प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एंडेमिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं, या ये वहां की बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करते हैं और उस जगह के एरिया को भी। यस, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ गई हैं, तो ये वहां के कल्चर को भी प्रोटेक्ट करेगा। देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये इनके अंदर होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो ये बेसिकली बनाए गए हैं किसके लिए, बोथ प्लांट्स, बोथ किसको, बायोडाइवर्सिटी, वहां की बायोडाइवर्सिटी मीन जो प्लांट एनिमल्स फ्लोरा फोना वहां पर अवेलेबल है, और उस जगह के ट्रेडिशनल कल्चर को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीशीज। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं। तो बेसिकली दोज स्पीशीज दैट आर फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, एक स्पेसिफिक हैबिटेट में ही रहती हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि आपने कंजर्वेशन में पढ़ा होगा, सतपुरा नेशनल पार्क में आपका जैसे कि जायंट स्क्वायरल हो गया है, वाइल्ड मैंगो ट्री वहां पर है, आपका बिसन है, ये कुछ कॉमन एंडेमिक स्पीशीज है जो उस एरिया में पर्टिकुलरली पाई जाती है। तो याद रखेंगे, एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक हैबिटेट में मिलती हैं। तो ये कभी भी एंडेंजर्ड नहीं होती, हो सकती है क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया में मिलती है। ये सिर्फ जू और बॉटनिकल गार्डन में मिलती है नहीं, ये तो नेशनल पार्क्स में भी होती है। इन पर अगर इनका हैबिटेट को डिस्ट्रिक्ट कर दे तो भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो बेसिकली एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक हैबिटेट में मिलती हैं पर्टिकुलरली। तो ए इज द करेक्ट आंसर। पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द एंटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड। बेसिकली अगर हम आपकी आई की बात करें तो सबसे फ्रंट में आपका सेक्लेरा, ठीक है, सेक्लेरा के बाद आपका यहाँ पर सेंटर में आइरिस और उसके अंदर प्यूपिल, और पीछे होता है आपका लेंस। तो यहाँ पर जो आपका आई जो लाइट जाती है तो जिस कंट्रोल कौन करता है, तो बेसिकली जो आपका लाइट है वो कंट्रोल, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा ये सब डिपेंड करता है किस पे, आइरिस पे। तो आइरिस का काम है बेसिकली क्या करना, कंट्रोल करना। और रेटिना आपका वो पोर्शन होता है पीछे जहां इमेज बनती है, और लेंस आपका जैसे कि हमारे आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, आइरिस दैट कंट्रोल द हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू द आई। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू, किस प्लेनेट को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, जो अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्यूशन की वजह से, रोटेशन की वजह से आपको एज अ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दिखता है। वो आपका पोल स्टार है, स्टार सीरियस है, या जुपिटर या वीनस। तो वीनस को बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, जिसे आप सुबह शाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का नाम वीनस प्लैनेट को दिया गया है। बहुत ही ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है ये हमारे सोलर सिस्टम का। तो इट इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Potable water is the water which is obtained from river, obtained from lake, pure and fit for drinking, washing clothes. तो बेसिकली पोर्टेबल वाटर वो होता है दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने योग्य पानी होता है, जिस पानी को आप पी सकते हैं उसे पोर्टेबल वाटर भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक में भी है। तो याद रखेंगे, जिस पानी को आप पी सकते हैं, पिया जा सकता है, जो ग्राउंड वाटर जैसे होता है, तो वो आपका प्योर होता है, फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। तो सीधा सीधा याद रखेंगे, पोर्टेबल वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए जो बिल्कुल फिट है वो आपका पोर्टेबल वाटर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, बेसिकली मार्बल कैंसर किसके लिए टर्म लिया गया है, आपने देखा है कि जो हमारा ताजमहल है वो ड्यू टू मथुरा रिफाइनरीज पेपर इंडस्ट्रीज की वजह से
क्या होने लग रहा है, डल होने लग रहा है उसका जो स्टोन है, क्योंकि यहाँ पर जब भी क्या होता है लॉट्स ऑफ पोल्यूशन में वहां पर सल्फर नाइट्रोजन गैस इवोल्व होती है, जिसकी वजह से वो किस में बदल जाती है, एसिड में बदल जाती है। और जैसे ही जैसे सल्फ्यूरस एसिड हो गया आपका, नाइट्रिक एसिड हो गया, और जब आपका रेन आता है तो फर्स्ट जो रेन होती है ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ दीज टाइप ऑफ गैसेस, ये इसकी वजह से एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से ताजमहल और बिल्डिंग्स जो है डल होने लग रहे हैं, और उसी कंडीशन को मार्बल कैंसर कहा जाता है। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर कि जो मार्बल कैंसर है वो फिनोमिना है ड्यू टू एसिड रेन है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, यू नो दैट कि सिक्स में भी आपने पढ़ा है कि हमारा जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस है। वन ऑफ द गैसेस 21%, 21% इसमें से एक गैस है एयर में जो इसेंशियल भी है हमारे सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइवल के लिए इसेंशियल कौन सी गैस है, जो हमारी ब्रीदिंग गैस है। जैसे आपका 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% आपका ये करेक्ट आंसर जो है आपका, और अदर रिमेनिंग गैसेज है आर्गन, CO2, हीलियम। तो करेक्ट आंसर क्या है, 21% किसका अमाउंट है, ऑक्सीजन का। तो बी इज द करेक्ट आंसर। So student, these were your today's 20 question. I hope you liked the video. Thanks for watching. कोई भी कमेंट फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अपना स्कोर आज जरूर बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते थे जिनका आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। कोई भी कोर्स परचेज करना है तो इन नंबर पर कॉल करें, और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऐप का लोगो है, जिससे आपको गूगल प्ले स्टोर पे पहचानने में आसानी होगी। ज्योमेट्री स्कूल मेंशन करें और आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट है क्योंकि हमारी वेबसाइट भी है जिसपे आप सारी डिटेल ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेट के साथ। टिल देन बाय बाय।